दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सचिन जीपकाटे, जो कि आप एक जनरल फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हो। तो सर, हमारे चैनल्स का आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कम उम्र में हम देखते हैं कोरोनिक ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की लाइफस्टाइल है युवा लोगों की, तो ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं उसका क्या मुख्य कारण, उस बारे में बताइए। इसका मुख्य कारण तो लाइफस्टाइल है और खान पान है। लाइफस्टाइल में हमारा जो लाइफस्टाइल पुराना था, मतलब पुराने लोग जो फॉलो करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना और कसरत करना या फिर खेतों में जाना, दैट वाज फिज़िकल वर्क, वो जो करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी एग्जैक्टली उल्टा होता है। देर रात तक जागना, बोलो टीवी देखना, ओटीटी देखना, एक्सरसाइज के नाम पे ज़ीरो रहते हैं। और खान पान हमारा बहुत चेंज हो गया है। पहले जो होता था वो मोर नेचुरल होता था, अभी मोर ऑफ फास्ट फूड, मोर ऑफ पैकेज फूड। उसके वजह से पैकेज फूड में सॉल्ट, उसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करती है और हमारे अंदर के सिस्टम को चेंज करती है। तो मोर ऑफ फ्राइड फूड, मोर ऑफ फास्ट फूड और मोर ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ हम बराबर से सो नहीं पा रहे हैं, या हम ज़्यादा देर तक जागते हैं, ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं, लेकिन जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती है। दैट इज़ वाई हमारे युवाओं में ये हम खासकर देखने को मिलता है। और अभी ज़्यादा शहरीकरण के वजह से ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सारे लोगों का लाइफस्टाइल वो हिसाब से चेंज होते जाता है। जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी युवा जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये जो रीजंस बताए, तो यदि उस ऐसे स्थिति में यदि ओबेसिटी होती है तो उसका परिणाम हार्ट पे किस तरह से होता है, उस बारे में? उसका परिणाम ओबेसिटी अगर होती है, एक तो सबसे मुख्य कारण है, मुख्य चीज़ है, अगर ओबेसिटी होती है तो उसके साथ उसके भाई बंधु आ जाते हैं। उसके भाई बंधु यानी ब्लड प्रेशर, शुगर। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर आ जाता है तो आपको होने वाली जो बीमारी है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बोलते हैं, इसका प्रमाण 50% बढ़ जाता है। अगर आपको जेनेटिक, मतलब आपके फैमिली में प्रीडिस्पोजिशन है, आपके माता पिता को, मामा मामी को, काका काकू को, किसी को भी अगर पहले हार्ट अटैक आ चुका है और आपकी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, तो ये एक प्रकार से वो चीज़ को खाद डालने जैसा होता है कि उसको खाद डालता है और वो बढ़ते जाएंगी। और हमें, अगर उनको 60 साल की उम्र में हुआ है तो हमें 40 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें देखेंगी। जी, किसी को 40 साल की उम्र में हुआ है तो उनको 30 साल की उम्र में, हमारे जो एल्डर्स है उनसे 10 से 15 साल या 20 साल पहले ही हमको वो बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। अनकंट्रोल डायबिटीज, जो प्री डायबिटिक जो पेशेंट है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया हुआ है, तो इसके अलावा आप ये बताइए और क्या क्या दुष्परिणाम है जो घेरते हैं बीमारी? दुष्परिणाम यानी सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ों से होने वाले जो नुकसान हैं, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है, शुगर, जैसे आपने प्री डायबिटीज़ के बारे में बोला, प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के लिए साधारण, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहता है तो कन्वर्ट होने में 7 से 10 साल लगते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने में 3 से 5 साल के अंदर ही हो जाएगी। इसका मतलब हमारा बीमारी होने का दवाइयों पे आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में उनके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमको डायबिटीज़ हो गया है तो उसके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, अगर वो कंट्रोल में नहीं रखते हैं शुगर को, तो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या लकवा जिसको हम बोलते हैं। तीसरा है किडनी की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हमारे आँखों का पर्दा खराब हो सकता है। चौथा है नसों पे असर होता है, मतलब नर्व्स पे, और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है उसके साथ साथ उनके कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं। और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वैसे वैसे दवाइयाँ ऐड अप होते जाती हैं। क्योंकि ये हमारे लिए, अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं तो बीमारी, बीमारी के साथ दवाई, दवाई के साथ उसका खर्चा, ये सारी चीज़ें अपने आप उसके भाई बंधु हम बोलेंगे। सर, जो हाई कैलोरी फूड लेते हैं या हाई स्वीटनेस चीज़ें जो ज़्यादा बराबर, लेते हैं, तो आप ये बताइए, और जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो ऐसे लोगों को कितने चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के, और क्या सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में बताइए।
जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनको चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, 30 to 40% नॉर्मल पीपल में होने वाले चांसेस। अगर 1000 लोग हैं उसमें से हार्ट अटैक होने, जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 10 लोगों को होंगे, लेकिन जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 200 से 300, मतलब 1000 लोगों में 200 से 300 लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें आप जैसे बोले हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई शुगर फूड, अगर हम ज़्यादा शुगर वाले फूड ले रहे हैं तो उसके साथ में हमको चाहिए कि उतना ही एक्सरसाइज करें या उतना ही लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर हम नहीं करते तो वो जो भी हम कैलोरीज ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो हमारे शरीर में चर्बी में कन्वर्ट होकर बैठ जाती है। फिर मोटापा आता है, मोटापा आने के साथ साथ जैसे चर्बी पेट में जमा हो रही है वैसे नसों में भी चर्बी जमा होती जाती है, और जैसे नसों में जमा होगी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती जाएगी। सर आफ्टर कोविड के बाद ये भी देखा गया कि एक सिनेरियो ऐसा भी आया कि अपना जिन लोगों ने ज़्यादा स्टेरॉइड्स जो इनटेक किए थे तो आज वो दुष्परिणाम झेल रहे हैं, और जो युवा लोग जो जिम जा रहे हैं, एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मर्क्यूरी इनटेक कर रहे हैं, तो उसका हार्ट पे कितना असर होता है? स्टेरॉइड के वजह से एक्यूट स्टेजेस में असर होता है। स्टेरॉइड के वजह से, या जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लिए हैं कोविड के दौरान, उनको होने वाले दुष्परिणाम, स्टेरॉइड की वजह से हमको शुगर हो सकता है, मतलब वो शरीर में शुगर का मात्रा बढ़ा देता है। दूसरा है वो लिपिड का मात्रा बढ़ाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ाता है। तीसरी चीज़ है वो शरीर में सोडियम रिटेंशन करता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। स्टेरॉइड के वजह से मोटापा भी आता है। तो इनडायरेक्टली स्टेरॉइड के वजह से होने वाले जो रीजंस है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म यूज़ किया, जैसे 6-8 महीने साल भर जिनको कंटिन्यूस स्टेरॉइड लेना पड़ा है कोविड के वजह से, उनको ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। प्लस अभी आपने जैसे बोला है कि यंग लोग जो जिम जाते हैं उनमें भी तकलीफ़ें देखी गई है। वो इसलिए देखी गई है क्योंकि वो उनको अगर कोविड हुआ है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है पहले से, तो अगर हम जांच नहीं करते हैं हमको पता नहीं रहता है कि ये तो दिखने में ऊपर से अच्छा है, लेकिन अंदर से इसका शरीर कैसे बिहेव कर रहा है वो बगैर जांच के पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं अच्छा हूँ करके मैं अगर जिम करने जाता हूँ और ओवरटली एग्जर्ट करता हूँ तो मुझे हमखास दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने जिम नहीं करना चाहिए या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोविड हुआ है तो अंडर मेडिकल गाइडेंस आपने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चालू करनी है। एक साथ बहुत ये करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेन लेंगे तो तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ेगी। अभी जो सीजन जो चल रहा है, तो मौसम में जो बदलाव हो रहा है, तो उसके वजह से इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, सर्दी जुकाम, मलेरिया, इवन डेंगू भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसको रोकथाम के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए? इसके लिए लाइफस्टाइल से ज़्यादा है हमने हमारा आजू बाजू का परिसर जो है वो स्वच्छ रहना चाहिए। अगर वो स्वच्छ है तो ये जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है पनपेंगी नहीं, क्योंकि ये पनपती है मच्छर के वजह से, और मच्छर वहीं पे रहेगा जहाँ पे गंदगी रहेगी या पानी जमा होगा। अगर आपके आजू बाजू में गंदगी जमा है और पानी जमते जा रहा है तो मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा। मच्छर के प्रकोप के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां बढ़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो परिसर है दैट शुड बी क्लीन, वहाँ पे पानी जमा नहीं होना चाहिए। जो प्लास्टिक की बोतल फेंकी जा रही है या कुछ हो रहा है जिसमें पानी जम रहा है, दैट शुड वो डिस्कार्ड करनी चाहिए, उनका बराबर से रिसाइकल बिन में जाना चाहिए। और जहाँ जैसे घर में कूलर लगा है तो सी टू इट कि हमारे घर में कूलर जो लगा है उसमें पानी जमा ना हो अननेसेसरी। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसमें पानी जमा है तो आपके घर में मच्छर होंगे। आपके घर में कोई भी घड़ा है, बारिश का पानी जम रहा है, उसमें टायर्स पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ों में पानी जमा होकर उसमें मच्छर आएंगे तो आपको बीमारी 100% होंगी, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपको काटेगा ही। सर जिन्हें डेंगू हो गया तो ये भी देखा गया उनके ब्लड सेल्स में ये अपना प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग देखा कि डिवाइस भी हो जाती है। बराबर। तो आप ये बताइए तो ऐसे में किस तरह का केयर करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सीवियर बॉडी एक, यानी
हमको इतना बॉडी एक होता है कि अगर मुझे कोई उंगली भी लगाए तो दर्द देगा, पीठ में इतना दर्द देगा, सीवियर हेडेक रहता है, किसी किसी को उल्टी लेता है, पेट में दर्द होता है, पानी जमा होता है, और शरीर पे चट्टे आ सकते हैं। चट्टे यानी ब्लीडिंग स्पॉट, जिनका सफ़ेद पेशी या प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं उसके वजह से पिटिकल हिमेरेजेस आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सीवियर डेंगू हो गया। इनको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके या ओवर द काउंटर दवाई लेके मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये करना नहीं चाहिए। जांच करते रहनी चाहिए और सही सलाहकार के पास जाके उसका इलाज करना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। अननेसेसरी कोई भी दवाई अपने मन से लेना नहीं है। हाइड्रेशन बराबर से मेंटेन रखें। बुखार आता है, कोई भी बुखार रहे, हमारा पानी का इंटेक कम होता है, उससे होने वाली तकलीफ़ें और बढ़ जाती है। तो अगर हमारा पानी का इंटेक भरपूर है, खाने पीने में बराबर से ले रहे, भले ही हमको इच्छा नहीं हो रही है लेकिन वी आर टेकिंग फूड, तो हमारा जो सीवियरिटी बढ़ने का चांसेस है वो कम हो जाता है और हम जल्दी रिकवर हो पाते हैं। सर, जो दर्शक दूर दराज के आपको लाइव देख रहे हैं, इवन यदि वे हॉस्पिटल में आते ट्रीटमेंट की, बराबर हर तरह की ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है, तो आप ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उस बारे में बताइए। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेंगू के लिए अलग है, मलेरिया के लिए अलग है। मलेरिया के लिए ड्रग्स बहुत अच्छे अवेलेबल है। अगर हम सही जांच करके पकड़ लेते हैं कि मलेरिया है तो उसका ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। जो इनिशियल फेजेस में आता है तो उसको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम दवाइयों के द्वारा उसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप रखना ज़रूरी है। डेंगू होता है तो उसके लिए खास स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बट अगर उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे पेट में पानी जमा हो गया, शरीर पे सूजन आ गई या ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्द एडमिट होना चाहिए। एडमिशन के लिए हमारे पास सुविधा अवेलेबल है और इसमें हम पेशेंट्स को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं विथ ऑल द अवेलेबल मेडिसिन एंड अवेलेबल फैसिलिटीज़। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर